वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस क्लासेस। मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर हूं लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा ये एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 को अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके कुछ प्रीवियस टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मींस यूरोपियन यूनियन के पार्ट तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और वो हमारे चैनल एएस क्लासेस पर उसकी वीडियोस अपलोड कर दी गई है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आसियान। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि आसियान जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके नाम से एक चीज तो हमें क्लियर हो गई है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग एशियन कंट्रीज के द्वारा हुई होगी। अब उसको समझने के लिए थोड़े से बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं, थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ज्यादातर जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी ये अब इंडिपेंडेंट होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि इससे पहले ज्यादातर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के ऊपर कॉलोनियल रूल था। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज्यादातर जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी ये अब इंडिपेंडेंट होने लगी थी और इनके सामने कुछ समस्याएं थी जो देखने को आई, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी जो इम्पोर्टेंट समस्या ये थी कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, क्योंकि उनके ज्यादातर रिसोर्सेज को कॉलोनियल पीरियड के टाइम में एक्सप्लॉइट कर लिया गया था और इसी एक्सप्लॉइटेशन की वजह से उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो डाउन था और वो बहुत बैकवर्ड कंट्रीज थी। इसके साथ साथ ही इन कंट्रीज में पॉवर्टी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर नाम और बंडुका सम्मेलन ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके थ्रू एशियन कंट्रीज को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई, पर काफी हद तक ये कारगर साबित नहीं हुई। इसी को ध्यान में रखते हुए दक्षिण एशिया की कुछ कंट्रीज ने एक एसोसिएशन बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको कि हम आसियान के नाम से जानते हैं। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ ये हुआ 1967 में और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए 5 जो साउथ ईस्ट एशियन कंडीशन थे उन्होंने शुरुआत की। इन्होंने बैंकॉक डिक्लेरेशन पर साइन किया और उसके बाद आसियान का फॉर्मेशन हुआ। इसमें जो 5 कंट्रियां थी जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया बनाने के लिए वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिया था कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिससे कि जो एशियन कंट्रीज की स्थिति है उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है उसको बिल्ड किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ऑब्जेक्टिव्स में हम देख रहे हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको तेजी से बढ़ाया जाए और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दिया गया। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो आसियान था इसका ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, क्षेत्रीय आधार पर शांति और स्थायित्व को स्थापित करना। और इसके लिए उन्होंने रूल ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड चार्टर को मेन आधार बनाया ताकि इसी के बेस पर जो शांति है और स्थायित्व का कॉन्सेप्ट है उसको स्थापित किया जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो ग्रुप है ये बढ़ना शुरू हुआ और कई अदर एशियन कंट्रीज थी जो इसमें इन्वॉल्व होने शुरू हुई, जिनमें हम देखते हैं बाद में आकर ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार और कंबोडिया जैसी कंट्रीज ने भी इस ग्रुप को आगे चलकर ज्वाइन कर लिया। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसका 30 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे का जो पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव्स आसियान के।
हम देखते हैं कि जो आसियान कंट्रीज थी, इन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरह अपने आप को अधिराष्ट्र संगठन बनाने या उसकी तरह सभी व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा। जो आसियान कंट्रीज थी, इन्होंने अनौपचारिक, टकराव रहित और आपसी मेल मिलाप वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये दुनिया के सामने पेश किया और ये काफी फेमस भी हुआ। इसी वजह से इनके द्वारा काम करने की इस शैली को आसियान शैली के नाम से भी जाना जाने लगा। आसियान कंट्रीज ने अपने कामकाज में जो आधार बनाया वो था रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल सोवेरेनिटी, यानी राष्ट्र की जो सार्वभौमिकता है उसको सम्मान देना, और उसी आधार पर उन्होंने अपने कामकाज को आगे महत्व देना शुरू किया। और हम ये भी देखते हैं कि यही कारण है कि जो आसियान कंट्रीज हैं वो बहुत तेजी से वर्ल्ड में फास्ट ग्रोइंग, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज साबित होने लगी। और इसी वजह से आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि जो आसियान कंट्रीज थी, उन्होंने अपने सोशल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक कोऑपरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको और व्यापक बनाना शुरू कर दिया। और इसी व्यापकता के ध्यान में रखते हुए 2003 में आसियान कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन के बेस पर ही 3 पिलर बनाए, यानी 3 अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो कि एशियन कंट्रीज को हेल्प करेंगी। और ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये 3 पिलर्स उनके द्वारा स्थापित किए गए। और ये 3 पिलर जो थे वो थे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। क्लियर? हम आगे बढ़े उससे पहले आप अपना एक स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए। आइए अब इन तीनों पिलर के बारे में एक एक करके जानते हैं। आज के हम इस वीडियो में उसका जो फर्स्ट पिलर था आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी वाला, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। बाकी के जो हमारे 2 पिलर हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग सभी चीजों को ध्यानपूर्वक छोटे समय में ध्यानपूर्वक समझ सकें, इसलिए हम उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी जो थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन मकसद क्या था। इनका मेन मकसद ये था कि जो आसियान कंट्रीज हैं, अगर उनका किसी क्षेत्रीय आधार पर कोई डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट की कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि वो वार वेपन्स की तरफ चले जाएं। इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को कहीं ना कहीं अवरोध करने के लिए जो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी है इसको बनाया गया। यानी ये इसका मेन उद्देश्य था कि वो किसी भी क्षेत्रीय आधार पर आपसी डिस्प्यूट न करें और ये डिस्प्यूट किसी तरह युद्ध में तब्दील न हो जाए। और हम ये भी देखते हैं कि आसियान ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो आसियान कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में समानता हो, 1994 में एक और ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया जिसको ARF के नाम से जाना जाता है, द एशियन रीजनल फोरम। और हम ये भी देखते हैं कि जो एशियन कंट्रीज का ग्रुप थे, इन्होंने कई ट्रीटीज की, कई एग्रीमेंट्स पे सभी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया, ताकि जो आपसी मेल मिलाप है वो बढ़ाया जा सके, शांति की प्रक्रिया को कायम रखा जा सके, एक दूसरे को सहयोग प्रदान किया जा सके, सबकी संप्रभुता का ध्यान रखें, यानी सबकी सोवरेनिटी, नेशनल सोवरेनिटी का ध्यान रखें। इन सबको ध्यान में रखते हुए सभी ज्यादातर एशियन कंट्रीज जो है उन्होंने कई एग्रीमेंट जो है वो साइन किए। और हम ये देखते हैं और हम ये जानते हैं कि जो हमारी एशियन कंट्रीज जो है वो एशियन कंट्रीज यानी कि आसियान के जो ग्रुप मेंबर्स थे, उनकी जो इकोनॉमीज थी वो अगर हम यूएस, जापान और यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करें तो इकोनॉमी बहुत छोटी थी। बट हम अगर दूसरी साइड उसकी ग्रोथ की बात करें
तो आसियान ग्रुप की जो इकोनॉमी थी वो इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि यूरोपियन यूनियन, यूएस और जापान उनकी इकोनॉमी से भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो हम कह सकते हैं कि जो आसियान ग्रुप था वो काफी पावरफुल ग्रुप बनकर उभर रहा था, या हम कहें उभर रहा है, क्योंकि एट प्रेजेंट में आज उनकी जो कंडीशन है वो बहुत आगे तक जा रही है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस, और हमारी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना, प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एएस क्लासेस।